औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जनरल मॉडल ऑफ प्लान चेंज के अंदर हमने एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग जो है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें हमने बयान किया था कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसमें इंटरनली या एक्सटर्नली जो एक्सपर्ट होता है, ओडी प्रैक्टिशनर होता है, और जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, मिल के एक मुआहदा कर लेते हैं ताकि दोनों को पता चल जाता है कि हमने क्या करना है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस का भी पता चल जाता है। जब मुआहदा हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो काम शुरू करना है। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल काम होगा वो होगा डायग्नोजिंग। तो चैप्टर नंबर 5 जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका तल्लक है डायग्नोजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस। डायग्नोजिशंस प्रोसेस बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर डायग्नोज ही गलत हो तो फिर उसका इलाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जब बीमारी का इलाज करना हो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि बीमारी का पता चलना बहुत ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस प्रोसेस जो है ये बहुत ही अहम स्टेप है। तो व्हाट इज़ डायग्नोसिस? डायग्नोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज करंटली फंक्शनिंग, कि मौजूदा जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम चेंज करने जा रहे हैं वो मौजूदा किस तरह काम कर रही है। एंड इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डिज़ाइन चेंज इंटरवेंशंस। जिस डायग्नोसिस की बेस पे हमने डिज़ाइन मॉडल, चेंज मॉडल जो है वो डिफाइन करना है। इट जनरली फॉलोज फ्रॉम सक्सेसफुली एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, और ये अमल कब शुरू होता है? एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग से, विच सेट द स्टेज फॉर सक्सेसफुल डायग्नोसिस। Those process help OD practitioners and client members jointly determine organization issues to focus on how to collect and analyze data to understand them, and how to work together to develop action steps from the diagnosis. Unfortunately, the term diagnosis can be misleading when applied to organization. It suggests a model of organization change analogous to मेडिकल मॉडल ऑफ डायग्नोसिस। इसको रिलेट किया जाता है मेडिकल डायग्नोसिस के साथ। एन ऑर्गेनाइजेशन पेशेंट है, एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स, सीक्स हेल्प फ्रॉम ओडी प्रैक्टिशनर, डॉक्टर के तौर पे काम करेगा। द प्रैक्टिशनर एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन, फाइंड द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्रिस्क्राइब अ सोल्यूशन। Diagnosis in organization development, however, is much more collaborative than such a medical perspective implies, and does not accept the implicit assumption that something is wrong with the organization। यानी इसकी बुनियाद इस बात चीज़ पे नहीं होगी जिस तरह मेडिकल एग्जामिनर्स के अंदर कि बीमारी होगी। In organization development, diagnosis is used more broadly than medical definition would be suggest। इससे मज़ीद डेप्थ में हम इसको स्टडी करेंगे। दूसरे लफ्ज़ में ऐसा होता है कि मेडिकल के अंदर तो ये होगा डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है डायग्नोज करने के बाद और फिर वो फारग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ओडी प्रैक्टिशनर होगा वो ना सिर्फ बीमारी ढूंढेगा, उसका इलाज भी करेगा, फिर फॉलो अप भी करेगा उसको। डायग्नोसिस को डिफाइन कैसे करेंगे? डायग्नोसिस इज ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस। ये जॉइंटली है, मीन दोनों लोग मिलके, जो क्लाइंट होगा और जो एक्सपर्ट होगा, दोनों मिलके क्या करेंगे? Collaborative process between the organization members and OD consultant to collect pertinent and मखसूस किस्म की informations, analyze it
डाटा हासिल किया जाएगा, उसका तज्जिया किया जाएगा एंड ड्रा ए कंक्लूजन फॉर एक्शन प्लानिंग एंड इंटरवेंशंस। जब भी डायग्नोसिस का अमल शुरू होता है तो उसके लिए हमें डायग्नोस्टिक मॉडल्स तैयार करने पड़ते हैं, मेथड्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि डायग्नोस किस तरह किया जाएगा। एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस कैन रिजल्ट इन a need to understand either a whole system or some part, process or feature of the organizations. To diagnose an organization, OD practitioner and organization members need to have an idea about what information to collect and analyze. Choices about what to look for invariably depend on how organizations are perceived. Such perceptions यानी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से परसीव करती है आने वाले वक्त को। सच परसेप्शंस कैन वेरी फ्रॉम इंट्यूटिव आइडियाज टू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। ये बेस करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी थिंकिंग कैसी है, जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह से उसको लेते हैं चीज़ों को है। आया वो बेस करता है उनका इंट्यूटिव आइडियाज़ पे है। इंट्यूटिव आइडियाज़ से मुराद ये होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसा होगा। उनका दिल, जिस तरह मैं कहता हूँ कि दिल कह रहा है कि ये बंदा ठीक होगा, दिल कह रहा है, वो दिल पे डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ लोग दिल पे डिपेंड नहीं करते। अगर दिल ऐसा कह रहा है वो बाकायदा उस पर रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। तो दो अप्रोचेज होती हैं जो भी आपने डायग्नोसिस करना है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक जगह पे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एक कैंडिडेट एंटर हुआ है रूम के अंदर, तो आप जज उसको करते हैं। तो जज करने के लिए आपका तरीकाकार ये होगा कि आप उसकी पर्सनालिटी को जज करके ये कहते हैं कि यार बंदा तो ठीक लग रहा है। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि ये उसकी पर्सनालिटी को नहीं देखना, उसके लिए उसको जज करने के लिए उससे इंफॉर्मेशन, उसके नॉलेज, उसके स्किल, एक्सपीरियंस को जज करना बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहें, तो आप एक तरफ कहते हैं यार मैं दिल कह रहा है कि यहाँ इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये इंट्यूटिव आइडियाज़ होता है, अप्रोच होती है। लेकिन आप इसकी बजाय, दिल की बजाय आप क्या करें, मार्केट सर्च करें, डाटा हासिल करें और फिर जाके फैसला करें कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं है। तो इसी तरह डायग्नोसिस के लिए क्या है कि आपको बाकायदा साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट पीपल यूज टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन आर रेफर एज ए डायग्नोस्टिक मॉडल्स। कौन सा तरीका, कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे जो कि आप मालूमात को किस तरह से लेंगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसको बेस बना के आप डायग्नोस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रे एरियाज़ को हाईलाइट करेंगे। उसके लिए जो भी अप्रोच यूज़ करेंगे वो डायग्नोस्टिक मॉडल होगा। तो डिफरेंट किस्म के मॉडल्स यूज़ होते हैं, टेक्निक्स यूज़ होती हैं। दे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इट्स कंटेंट्स एंड इफेक्टिवनेस। As a result, diagnostic model point out what areas to examine and what questions to be asked in assessing how organization is functioning. यानी मुख्तलिफ मॉडल, मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं वो पॉइंट आउट करते हैं। इन मॉडल ये हमें हेल्प करते हैं कि ये जान सकें कि हमने कौन से एरियाज़ को एग्जामिन करना है, किस तरह से एग्जामिन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का पता चल जाए कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की माली हालत क्या है, मार्केट उसकी कैसी है, और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं और उसकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ कहाँ पे है, उसके स्वाट एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। पोटेंशियल डायग्नोस्टिक मॉडल आर एवरीवेयर, एनी कलेक्शंस ऑफ concept and relationship that attempt to represent system or explain its effectiveness can potentially qualify as a diagnostic model. डायग्नोस्टिक मॉडल के अंदर
Major source of diagnostic model in OD are thousands of articles and books and describe and analysis how organization function. They provide information about how and why certain organization system, process and functions are effective. The study often concern a specific aspect of organization behavior such as employee stress के बारे में जानना हो, leadership के बारे में, leadership, motivation, problem solving, group dynamic, job design and career development. They also can involve the larger organization and its context, including the environmental strategies, structures and cultures. Diagnostic model can be derived from the information by noting the dimensions or variable that associated with the organization effectiveness. तो हमने इन एरियाज में से, यानी जब भी आपको पता है रिसर्च की जाए तो रिसर्च में सबसे पहले वेरिएबल डिफाइंस करने होते हैं. तो हमारे ये डायग्नोस्टिक मॉडल हमें हेल्प करता है कि हमने वेरिएबल्स कौन से डिफाइन करने हैं. आया हमने ये जानना है कि जॉब डिज़ाइन के मतलब, मोटिवेशन के मतलब, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मतलब, ग्रुप डायनामिक के मतलब जानना है, एनवायरनमेंट के मतलब जानना है, स्ट्रेटजी के मतलब है, स्ट्रक्चर है, ये कल्चर को डायग्नोस करना है. दिस चैप्टर प्रेजेंट अ जनरल फ्रेमवर्क फॉर डायग्नोसिंग ऑर्गेनाइजेशन rather than trying to cover the range of OD diagnostic model. The framework describes the system perspective prevalent in OD today and integrates several of the more popular diagnostic models. The system model provides a useful starting point for diagnosing organization or departments. तो डायग्नोस्टिक मॉडल को समझने के लिए हमारे पास जो पहला है स्टेप वो है ओपन सिस्टम मॉडल. दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस सिस्टम थ्योरी, a set of concept and relationship describing the properties and behavior of things called system organization. Group and people, for example, system are viewed as a unity whole composed of part of subsystem. The system serves to integrate the parts into functioning unit. For example, organization systems are composed of departments such as sales, operations, finance. The organization serves to coordinate behavior of its departments so that they function together in services of goal of strategy. The general diagnostic model based on system theory that underlies most of the OD is called the open system model. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम है वो कौन सा काम कर रहा है. आया वो ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है. दो सिस्टम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है. तो वो सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है और दूसरा क्लोज सिस्टम होता है. ओपन सिस्टम क्या होता है, ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है. और इसमें क्या चीज़ होगी कि ये फ्लेक्सिबल है. क्लोज सिस्टम होता है कि बाउंड्रीज हैं, जो रूल हैं रिजिड्स हैं, स्टैटिक रूल्स हैं, उसमें कोई इस किस्म की इलास्टिसिटी नहीं है. यानी ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स हैं वो फिक्स हैं, उसमें कोई भी चेंज, जो क्लासिकल ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जब लॉन्ग रन में चल रही होती हैं तो वो उस वक्त में वो क्लोज सिस्टम के तहत चल रही होती हैं. तो ओपन सिस्टम के अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आए वक्त के साथ साथ क्या किया जाता है कि हम उसमें फ्लेक्सिबल रखते हैं, अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें चेंज किया जा सकता है. तो इसलिए डायग्नोसिस में देखेंगे कि हमारे पास जो मॉडल है वो कौन सा ओपन सिस्टम मॉडल है या क्लोज सिस्टम मॉडल है. तो ओपन सिस्टम मॉडल क्या है, ओपन सिस्टम मॉडल से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन किस सिस्टम के तहत चल रही है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिस्टम के अंदर रह के काम करना होता है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या करती है, इनपुट लेती है और उसको ट्रांसफॉर्म करती है आउटपुट के अंदर. हर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है, रॉ मटेरियल लेके उसको एनर्जी पीपल्स के ज़रिए कन्वर्ट कर देती है. किन की मदद से, टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स लेके, किस में, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर. तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही होती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए कहीं से इनपुट लेती है, उसको ट्रांसफॉर्म करती है और आउटपुट में क्या होगा, गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज़. और ये फीडबैक का अमल भी साथ रहता है. और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इन्वायरमेंट के अंदर रह के काम करती है.
ये इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो ओपन सिस्टम 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, इनपुट्स लेके उसको ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, आउटपुट। लेकिन ये सारा अमल वो इन्वायरमेंट के अंदर रह करता है और इसके लिए उन्हें फीडबैक की भी ज़रूरत होती है कि आया जो हम काम कर रहे हैं वो जो हमने सोचा था उसके मुताबिक ही हो रहा है कि नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओपन सिस्टम क्या है, दोबारा देखें, हम पढ़ रहे हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है कि जब ओडी का अमल शुरू होता है तो ओडी के लिए सबसे पहले क्या होता है, डायग्नोज करना कि ऑर्गेनाइजेशन की खामियां खूबियां क्या हैं, मौजूदा तौर पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है। तो इसको समझने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हमारे पास हमें सिस्टम की ज़रूरत होती है। हमें सबसे पहले ये जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन किस सिस्टम के तहत काम कर रही है। तो ओपन ऑर्गेनाइजेशन 2 सिस्टम के तहत काम करती है, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। पहले हमने ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इनपुट्स को लेके उसको टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट की मदद से हम किस में करते हैं, गुड्स और सर्विसेज में बदल देते हैं। अब कोई भी ओपन सिस्टम है उसकी कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्वायरमेंट, इनपुट, ट्रांसफॉर्म एंड आउटपुट, बाउंड्रीज, फीडबैक, इक्विफाइनलिटीज एंड अलाइनमेंट। इनको हम बारी बारी जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी सिस्टम है, स्पेशली जो ओपन सिस्टम है, वो देखना पड़ेगा कि वो किस इन्वायरमेंट के अंदर रह के काम करना है। तो इन्वायरमेंट क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट आर एवरीथिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए सिस्टम दैट कैन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ आउटकम। यानी हमने जो भी स्ट्रेटजीज बनानी है, जो भी हमने फैसले करने हैं, हमें इन्वायरमेंट को सामने रख के करने हैं। ओपन सिस्टम सच एज ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेज विद देयर इन्वायरमेंट। They cannot completely control their own behavior and are influenced in part by external forces. Organizations, for example, are affected by such environment conditions as availability of labor, human capital, raw material, customer demand, competition, government regulations. तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई फैसला करती है तो वो आज़ाद नहीं होती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रही है। कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, कोई एक्सटर्नल। वो फोर्सेज जो होती हैं वो आपके फैसलों में अफेक्ट करती हैं। मसलन आप चाहें भी तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। मसलन आप ये चाहें कि हम वेज इतनी रखें तो वो आप अपनी फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की लॉज हैं कि कम से कम मिनिमम वेज रेट इतना देना है। इसी तरह आपने रॉ मटेरियल आपके कंट्रोल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ह्यूमन कैपिटल आपके कंट्रोल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और इसी तरह कंपटीशन है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो आया ये देखना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस इन्वायरमेंट के, क्या ये जो फैक्टर्स हैं इसके कंट्रोल में हैं या कंट्रोल से बाहर हैं। इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल लेके उसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, आउटपुट के अंदर। एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज कंपोज ऑफ 3 रिलेटेड पार्ट्स, इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड आउटपुट। इनपुट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज सच एज इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मटेरियल। ये चीज़ें लेके कमिंग इनटू सिस्टम आती हैं। इनपुट्स आर पार्ट ऑफ एंड एक्वायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। For example, a manufacturing organization acquire a raw material from outside supplier. Similarly, a hospital nursing units acquire information concerning a patient condition from the attending physicians. In such case, the system, organization or nursing units obtain resources, raw material or information from the external environment. वो इंफॉर्मेशन लेके उसको ज़ाहिर है हमने क्या करना है, रॉ मटेरियल को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशंस आर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू इनपुट इनटू आउटपुट्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन ऑपरेशंस फंक्शन कंपोज ऑफ बोथ सोशल एंड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट जनरली कैरीज आउट ट्रांसफॉर्मेशन। द सोशल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ पीपल एंड देयर वर्क रिलेशन, whereas the technology component involve tool, techniques and methods of production, service delivery. Arshad had developed elaborate mechanism for transforming incoming sources into goods and services. Bank, for example, transform deposit into mortgage loan and interest income. School attempt to transform student into more educated peoples. तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, खाम माल लेके उसको बंदों और मशीनों की मदद से गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करती है।
तो इसलिए जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमने डायग्नोज करना है तो सबसे पहले हमने उसके सिस्टम को समझना है कि आया ये ऑर्गेनाइजेशन जो इनपुट है वो कहाँ से लेती है, क्या इनपुट्स उसके कंट्रोल में है कि नहीं। इसी तरह ये जानना ज़रूरी है कि वो किन चीज़ों की मदद से उसको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेगी, ताकि समझा जा सके कि क्या वो इनपुट प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशंस और बाकी मामला ठीक हैं कि नहीं। उनमें से ग्रे एरियाज़ को जो है वो हमने हाईलाइट करना है। बाउंड्रीज, द idea of boundaries helps to distinction between system and environment. Closed system have relative rigid and impenetrable boundaries, whereas open system have far more permeable borders, permissions। उनके ऐसे बॉर्डर्स होते हैं जहाँ पे परमिशंस होती है, को नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी, नई आइडियाज़ को वो अब्जॉर्व कर लेते हैं। और क्लोज सिस्टम के होते हैं कि वो उनके अपने रूल्स होते हैं, कोई चीज़ बाहर से नहीं आती है, हर सिस्टम चीज़ पहले से तय होती है और वो रिजिड्स होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। बाउंड्रीज, द बॉर्डर्स आर लिमिट्स ऑफ दिस सिस्टम आर इजीली सीन इन मैनी बायोलॉजिकल एंड mechanical system. Defining the boundaries of social system is more difficult because there is a continuous inflow and outflow through them. Feedback, हर सिस्टम के अंदर एक फीडबैक का सिलसिला होता है। फीडबैक इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम सिस्टम, यानी जो हमने सोचा था और जो हुआ है, ये फीडबैक है। जो हमने गोल सेट किए थे, आया उनको अचीव किया कि नहीं। Not all such information is feedback, or only information used to control future or functioning of the system is considered feedbacks. तो ये for example, keeping an assembling line running at a certain speed or help the organization adapt the changing or circumstance. McDonald's, for example, has a strict feedback process to ensure that meals in one outlet is as similar as possible to the meals in another outlet. Finalities is the in closed system direct cause effect relationship exists between the initial condition and the final state of system. When a computer on switch is pushed, the system power up. Biological and social system, however, operate quite differently. The idea of equifinality suggests that similar result or output may be achieved with different initial conditions and made different ways. This concept suggests that the manager can use varying degrees of input into organization and can transform them into a variety of ways to obtain satisfactory output. Thus, the function of management is not to seek a single rigid solution, but rather to develop a variety of satisfactory options. तो आया देखना ये पड़ेगा कि आया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक ही सुजेशन होती है, या वो एक की बजाय नंबर ऑफ ओपिनियंस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ वेज से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आपने कोई बीमारी का पता चला है, तो क्या उसका एक ही इलाज है, या उसको हल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए मल्टीपल ओपिनियंस लिए जाते हैं। और नेक्स्ट है इसमें अलाइनमेंट। सिस्टम्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस इज पार्टली determined by the extent to which the different subsystems are aligned with each other. This alignment are fit concern of relationship between the organization and environment, between input and transfer, between the transformation and output, and among the subsystem of the transport process. तो इसमें ये भी देखना पड़ेगा इस सिस्टम में अलाइनमेंट क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के तमाम सेगमेंट अपने अंदर कोऑर्डिनेशन रखते हैं कि नहीं है, कोई भी फैसला किया जाता है तो सबकी रजामंदी से होता है कि नहीं है, आया वो कितने कोऑर्डिनेटेड हैं, जो बाकी एक बड़ा सिस्टम जो सब सिस्टम के साथ किस हद तक जुड़ा हुआ है। तो ये था कि डायग्नोसिस क्या होता है, और डायग्नोसिस की प्रोसेस के अंदर जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझना ज़रूरी होता है। तो हमने ओपन सिस्टम देखा है और क्लोज सिस्टम, दोनों में फ़र्क क्या है। ओपन सिस्टम की हमने ये खूबियाँ देखी हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को डायग्नोस करना हो तो सबसे पहले उसके सिस्टम को समझना है। तो ओपन सिस्टम क्या है, अगर वो ओपन सिस्टम
का होना ज़रूरी है। अगर वो क्लोज होगा तो वो ओडी प्रोसेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आपने एक ऐसा सिस्टम अडाप्ट किया हुआ है कि आप कोई जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसी के अंदर रह के काम करते हैं, तो नई चीज़ तो आप अपने अंदर आने नहीं देंगे। इसलिए अगर जो कंसल्टेंट है सबसे पहले जाके देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन या किस सिस्टम के तहत काम कर रही है, ओपन सिस्टम के तहत काम कर रही है या क्लोज। अगर वो क्लोज है तो पहले उसको ओडी को प्रैक्टिस करने के लिए उसे किस में बदलना पड़ेगा, ओपन सिस्टम मॉडल के अंदर।